causes of cervical lymphadenopathy? Have you joined? Yes, you are joined. Yes, sir. If you asked you what are the causes of cervical lymphadenopathy? Sir, causes of मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही. cervical lymphadenopathy की causes बताओ. सर ये थ्रॉट की वजह से भी हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, और सर थ्रॉट और माउथ, सर ये इन्फ्लेमेटरी भी है, हाइपरप्लेजिया की वजह से इन्फेक्टिव है, वायरल और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस. शाबाश. और बैक्टीरियल है ये, स्टेप्टोकोकस, एक्टिनोमाइकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस. शाबाश. और तो अब मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दूं कि जब भी आपको इस तरह की कॉजेज का पूछे तो आप पहले ब्रॉडली क्लासिफाई करो. यू क्लासिफाइड इनटू इन्फेक्टिव, नियोप्लास्टिक एंड इन्फ्लेमेटरी. सो इन्फेक्टिव के अंदर फिर आगे कर लो कि प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकती है, लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, या सेकंड इन्फेक्शन कहीं से हो सकती है कि कहीं की इन्फेक्शन इस जगह पे आई है. उसके बाद इन्फ्लेमेटरी कर लो, फिर इन्फेक्टिव के अंदर वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक कर लो, फिर इन्फ्लेमेटरी कर लो, और फिर नियोप्लास्टिक के अंदर इधर इट कुड बी बिनाइन और इट कुड बी मैलिग्नेंट, या और मैलिग्नेंट के आगे फिर फर्दर दो कर लो, या उसकी प्राइमरी होगी या उसकी सेकेंडरी होगी. मदीहा आप बताओ कि व्हाट इज प्राइमरी ट्यूमर ऑफ अ लिम्फ नोड एंड व्हाट इज सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ अ लिम्फ नोड? मदीहा गफ्फार. Has she joined? मदीहा बताओ बेटा, what are primary tumors of the lymph nodes and what are the secondary tumor of the lymph nodes? इंटरनेट बड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं. इकरा बता दो. मदीहा की लगता है आवाज नहीं आ रही. इकरा आप बताओ बेटा. Yes, sir. Primary tumor and secondary tumor of the lymph nodes. Lymph nodes. Sir, secondary tumor तो किसी जब बॉडी में कहीं और अगर हमारा ट्यूमर पड़ा हो तो उसकी वजह से जब लिम्फ नोड की स्वेलिंग होती है तो उसे हम सेकेंडरी लिम्फ नोड ट्यूमर कहते हैं. और सर जैसे कि लाइक अगर इधर एक ट्यूमर है हेड एंड नेक के अंदर तो वो ट्यूमर कहाँ से आया है, वो कैसे पता चलेगा? सर उसकी मेटास्टेसिस हो जाएगी तो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाएगी. ओके फाइन. और प्राइमरी क्या होगा? सर प्राइमरी इटसेल्फ लाइक मतलब ट्यूमर लाइक क्या होता है, कौन सा होता है? सर कोई लिम्फोमा की वजह से. शाबाश, गुड. अच्छा अब मुझे बताए किसने ज्वाइन किया अभी? एसन ने ज्वाइन कर लिया. एसन? यस सर. हाँ, गुड. सर ट्यूबरक्लोसिस को कैसे एक पेशेंट आ जाता है और सस्पिशन है ट्यूबरक्लोसिस की, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है नेक के, कैसे फर्दर प्रोसीड करोगे? सर क्या करेंगे? प्रोसीड कैसे करोगे? यू गेट अ पेशेंट इन द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट विद द लिम्फ नोड्स enlargement.
and you are suspected tuberculosis. So how you are going to confirm your diagnosis? सर ब्लड में क्या करवाओगे और बाकी क्या करोगे? डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करोगे? सर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। अच्छा शाबाश। और सर चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, उसके अलावा सर वो फाइनल नीडल एस्पिरेशन करेंगे। उस पे क्या नजर आएगा? ट्यूबरकुलोसिस में क्या पिक्चर आती है? एफएनएसी करवा ली, उसमें क्या पिक्चर आएगी जो हमें पता चलेगा कि ट्यूबरकुलोसिस है? सर वो लिम्फ नोड्स मैटेड टुगेदर होते हैं सर, उसके अलावा उनकी कोल्ड एब्सेस फॉर्मेशन होती है, वो कॉलर स्टड भी हो सकती है सर। शाबाश। और माइक्रोस्कोपिक क्या पिक्चर आएगी? ये भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं कि व्हाट आर द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? यस सर, वो उसमें सर लैंगरहैंस साइल्स नजर आएंगे सर। वेल डन, ठीक है। चलो जी शाहिद जी। सर आप ठीक चला रहे हैं, टॉपिक्स में साथ साथ में स्लाइड दिखाई जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है जी सर। कोल्ड एब्सेस क्या होती है? कोल्ड एब्सेस बताए मुझे अब। जवेरिया बताए कोल्ड एब्सेस। क्योंकि टॉपिक्स के टेस्ट में भी शामिल थे ना सर। हाँ मैं इसे इधर रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जवेरिया बेटा, कोल्ड एब्सेस। सर कोल्ड एब्सेस ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोडेनाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स में आता है। इस बेसिकली हमारे पास जो स्वेलिंग होती है उसके अंदर एब्सेस हो जाती है, वो जो सॉफ्ट होती है और So why it is called cold? Why not a hot abscess? Why a cold abscess? सर ये हॉट नोड्यूल्स नहीं बनाती उस पे। और टेंडर होती है कि नहीं? यस सर, नॉन टेंडर होती है और फ्लक्चुएंट होती है। कोल्ड एब्सेस दोबारा से सुन ले, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है उसमें कोल्ड एब्सेस बनती है। कोल्ड एब्सेस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लासिकल एब्सेस वाले फीचर्स नहीं होते। इट इज कोल्ड, नॉन टेंडर। हम इंसिजन देते हैं तो वहां से केविएटिंग मटेरियल निकलता है एब्सेस के अंदर से, तो उसको कोल्ड एब्सेस हम कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का क्लासिकल फीचर है। और जैसा एसन ने बताया कि इसको हमने देखना कैसे है क्लिनिकली, आपने लिम्फ नोड देख लिए, लिम्फ नोड मैटेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। डिस्क्रीट लिम्फ नोड नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि एक लिम्फ नोड इधर पड़ा होगा, सो देयर वुड बी अ बंच ऑफ लिम्फ नोड व्हिच आर मैटेड टुगेदर। वो क्यों होते हैं मैटेड? कि ये कोल्ड एब्सेस के अंदर से केविएशन लिक्विफाई होती है, लिक्विफाई होके वो उसमें से लीक करती रहती है और वो सारे जो स्टिकी मटेरियल है वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसको कॉलर स्टड एब्सेस कहते हैं। कॉलर स्टड एब्सेस क्यों कहते हैं, माहिम बताए। माहिन ने ज्वाइन किया? शाबाश बेटा, बताओ। गुड सर इसका व्हाट इज कॉलर स्टड? इसका कॉलर स्टड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एडहियर करता है स्किन के साथ। नहीं, व्हाई देन कॉलर स्टड? व्हाई नॉट समथिंग एडेरेंट एब्सेस? कॉलर स्टड्स पता है क्या होते हैं? जी सर। कॉलर स्टड्स, हैव यू सीन कॉलर स्टड्स? क्योंकि देखो ये मैंने जो व्हाट आई एम वेयरिंग इज अ कॉलर स्टड, कैन यू से इट? यस सर। ये जो लिम्फ नोड है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, व्हाट यू आर गोइंग टू सी ऑन द स्किन इज दिस सेगमेंट, बट इट्स नॉट दिस वन। ये उसका बैक वाला हिस्सा है। तो ये बीच डी फेशिया के थ्रू जाते हुए जाके नीचे जो पिछला हिस्सा लिम्फ नोड जो होते हैं वो पीछे पड़े होते हैं, और जो आपको नजर आ रही होती है वो सुपरफिशियल जो रप्चर करती है स्किन के ऊपर वो नजर आ रही होती है। तो दैट इज कॉल्ड अ कॉलर स्टड एब्सेस। कॉलर स्टड इसलिए कहते हैं कि व्हाट यू आर सीइंग इज नॉट द कंप्लीट सेगमेंट, इसके पीछे एक लिम्फ नोड भी पड़ा होता है, और वो लिम्फ नोड जो होता है उसको आपने जब भी निकालना है तो उसने लिम्फ नोड को भी आपने उसमें से एक्साइज करना है। यू कैन सी इट, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज अ कॉलर स्टड। कॉलर स्टड में जो अगला पार्ट आपको नजर आ रहा होता है ये हमें स्किन के ऊपर नजर आ रहा होता है, और ये जो पीछे नजर आ रही है लिम्फ नोड है। तो ये बीच में कनेक्टिव है, इसका फिस्टुला बना हुआ है, और ये लिम्फ नोड से एब्सेस ब्रेक की है और उसने जाके स्किन के ऊपर रप्चर किया, तो उसको हम कॉलर स्टड कहते हैं। इसलिए इसका ये फीचर है। तो मैटेड लिम्फ नोड्स टुगेदर
कॉलर स्टड एब्सेस और कोल्ड एब्सेस और जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखेंगे जाइंट मैक्रोफेजेस विद लैंगरहैम टाइप ऑफ जाइंट सेल्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं और लैंगरहैम टाइप ऑफ जाइंट सेल। ये आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछते हैं अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड का कोई क्वेश्चन आ जाए तो। आमना फहीम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? आपको पता चल गया लिम्फ नोड है, क्या करोगे? इधर दोनों साइड पे लिम्फ नोड्स हैं, दोनों साइड के निकाल देने की क्या करोगे? नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਟੋਪਿਕ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। यार रेल ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। हाँ जी रेल ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। हाँ रेल ਨੂੰ ਦੇ देना, वो तैयार कर। ठीक है, आवाज आ रही? हाँ जी जी आ रही है बेटा, बताओ। पता चल गया इधर भी लिम्फ नोड से, लेफ्ट साइड पे भी लिम्फ नोड से, क्या करोगे ट्रीटमेंट? ठीक हो गया सर सर्जिकल उसी यही काफी में दोगे ना, सीधा सर्जिकल एक्सरसाइज कर दोगे तो पहले कोई मेडिसिन दोगे? ट्यूबरकुलोसिस कंफर्म हो गई है? जी सर मेडिसिन देते हैं हम आइसोनियाजिड, कौन सी? काफी करके रही जो सर्जरी तैयार करते हैं ना। आपने कभी भी ट्यूबरकुलोसिस के लिम्फ नोड्स की सर्जरीज नहीं करनी सर। आसफ आ रहे हैं आजकल, आसफ करोगे तो वो साइनसिस बन जाएंगे और बंद नहीं होता। जो एक लिम्फ नोड निकाली, आपने बायोप्सी की, एफएनएसी कराई, एफएनएसी में पता चला ट्यूबरकुलोसिस है, यू स्टार्ट विद एटीटी। एटीटी में 5 फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं और 3 सेकंड लाइन ड्रग्स हैं। 5 फर्स्ट लाइन ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन की टैबलेट मिलती है जिसे हम मायरन पी कहते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर वो उनके नाम होते हैं, जो मायरन पी के नाम से एक टैबलेट आती है। अब आपने देनी कैसे, ये भी क्वेश्चन पीछे उन्होंने पूछा था कि कैसे देनी है। तो आपने पेशेंट का वेट करना है और अगर वेट उसका जितना भी पर 10 kg उसको एक टैबलेट देनी है। अगर एक पेशेंट का वेट 40 kg है तो आपने उसको 4 टैबलेट्स देनी है। कब देनी है? सुबह नाश्ते से पहले, खाली पेट देनी है। उसके बाद इसमें एक मेडिसिन है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड का साइड इफेक्ट होता है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है और अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाए तो आपने उसको अवॉइड करने के लिए उसे विटामिन B6 देना है, जिसे पेरिडॉक्सिन कहते हैं। तो आप अगर कुछ भी ना हो तो आपने कहना है आई एम गोइंग टू वेट द पेशेंट एंड स्टार्ट एंटीट्यूबरकुलस थेरेपी। एंटीट्यूबरकुलस थेरेपी इज गिवन अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, एंटीट्यूबरकुलस थेरेपी में आपने ब्रेक नहीं ला सकते कि जी हमने 15 दिन दवाई दी, फिर एक ब्रेक लिया और फिर 15 दिन दवाई दी, ऐसा नहीं होता। इससे कंटीन्यूअस 9 मंथ थेरेपी होती है। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, एथम्ब्यूटोल और पायरेथेनामाइड, ये मेडिसिन है। सेकंड लाइन में फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। इतनी डिटेल में पूछ लेते हैं ये, क्योंकि एटीटी बड़ी कॉमन हमारे, अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड का आपको पेशेंट आया तो दे आर सर्टेनली गोइंग टू आस्क यू अबाउट द एटीटी। तो इस वजह से इसका जवाब देना। फिर वो ये पूछना है कि जी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, एथम्ब्यूटोल की क्या कॉम्प्लिकेशन है? आमना बताओ बेटा। सर इसकी एथम्ब्यूटोल की कॉम्प्लिकेशन, शाबाश, ई से ई याद रखना। एथम्ब्यूटोल आई ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है ये, ठीक है? ये नर्व को इन्वॉल्व कर देगी, या कंजक्टिवाइटिस कह देना, आई से आई याद रख लेना, बस ये काफी है। आइसोनियाजिड की क्या है? आइसोनियाजिड की सर मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली। अभी आपको बता रहा था ना कि आइसोनियाजिड जो होती है ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है और हेपेटोटॉक्सिक होती है, ठीक है ना? इसका याद रख लेना। रिफेम्पिसिन जो होती है वो येलो कलर सिक्रीशंस करती है। उस पे ये होता है कि बहुत डार्क ऑरेंज कलर, पेशेंट आपको आके कहते हैं जी मुझे ऑरेंज ब्लड आ रहा है। अच्छा, जब एटीटी देते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि जी आप बताएं कि आप इसे कैसे मॉनिटर करते हैं? तो आपने कहना है मैंने इसकी कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करना है। क्या पेशेंट को जॉन्डिस तो नहीं हुआ? नंबर 1, उसको आई में मसला तो नहीं हुआ? नंबर 3, वो ये पेशेंट कंप्लेन करते हैं जी मुझे जैसे ब्लड आता है यूरिन के अंदर, तो ये से आपने पहले बताना है। अगर जॉन्डिस हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपने एटीटी स्टार्ट कर दी है और एक पेशेंट आ गया, वो आपके पास आता है कि जी मुझे जॉन्डिस हो गया। मरियम आप बताओ बेटा, जॉन्डिस के बाद पेशेंट आया था आपको 15 दिनों बाद, आप क्या करोगे? किसी को आइडिया हो कि एक पेशेंट को एटीटी स्टार्ट की है और 15 दिनों बाद एक पेशेंट आ गया जो जॉन्डिस हो गया और आपको पता भी था कि आइसोनियाजिड जो है वो हेपेटोटॉक्सिक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? कोई बेटा बताए। सर रिप्लेस कर देंगे मेडिसिन विद, कौन बता रहा है? मैं सना। अच्छा सना, क्या करोगे आगे? रिप्लेस क्या करोगे? विद व्हाट?
सर अगर आइसोनाइजर दे रहे हैं तो कोई जो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं होगा, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में से वो दे देंगे। लाइक तो नहीं ठीक है, यू आर नियर। अच्छा आप सुन लो ये वाला क्वेश्चन, चूंकि ये लास्ट वाइवास में क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। पहले जो पेशेंट्स होंगे उनसे कहेंगे ये क्या है जी, जो पहले आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनसे वो बताएंगे जी ये सर्वाइकल लिम्फ नोड है। जो 5वां 6वां स्टूडेंट जाएगा ना, उससे फिर एटीटी दवाइयां पूछना शुरू कर देंगे। जो 10वां 11वां स्टूडेंट जाएगा उससे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एटीटी पूछेंगे, या उनकी ठीक है कि क्या साइड इफेक्ट्स है। और जो 18वां 19वां स्टूडेंट जाएगा ना, उससे पूछेंगे जी कि एक पेशेंट को आपने एटीटी स्टार्ट की, उसके बाद उसकी, क्योंकि ये मैं अगर वाइवा ले रहा हूँ तो मैं इस तरह अपने वाइवे को करते हूँ सर्वाइकल लिम्फ नोड के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली एक ही पेशेंट एक ही स्टूडेंट से एक ही तो क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे। तो वो 18वां उसके जो भी रोल नंबर आते हैं उससे पूछते जी एटीटी स्टार्ट की, वो 21 दिनों बाद आ जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे जॉन्डिस हो गया, मेरी आंखें खराब हो गई है, तो व्हाट ऑप्शन। तो आपने बेटा ये जवाब नहीं देना कि हम उसकी एटीटी बंद कर देंगे। फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम स्प्लिट डोज में एटीटी देते हैं, स्प्लिट डोज में कि हम उसमें जो जिनके जिससे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो दवाइयां बंद करते हैं। मतलब हम पायरेजोनामाइड दे सकते हैं, ठीक है ना, हम रिफेम्पिसिन दे सकते हैं। अगर आई की दवाई में आई इफेक्ट हो रहे हैं तो एथम्ब्यूटॉल के अलावा बाकी दवाइयां दे सकते हैं। अगर आइसोनियाजिड से साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो वो बंद करते हैं। तो नंबर 1 है स्प्लिट डोज। नंबर 2, अगर स्प्लिट डोज भी चूज नहीं करती तो फिर सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस है, वो क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्विनिलोन्स दे सकते हैं या स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं। ये पॉइंट समझ आया है? यस सर। गुड। अगर पेशेंट को साइड इफेक्ट डेवलप हो गया तो यू आर गोइंग टू गो फॉर स्प्लिट डोज। स्प्लिट डोज में करते हैं कि जिस दवाई की वजह से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अगर आई के साइंस आ रहे हैं तो एथम्ब्यूटॉल निकाल दो, बाकी 4 दवाइयां दो। अगर न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं तो आइसोनियाजिड निकाल दो और 4 दवाइयां दो। अगर सारों के साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं तो फिर सेकंड लाइन पे स्विच ओवर हो, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये है इसका जवाब। डॉट्स क्या है? DOTS सर वो हॉस्पिटल में जो टीबी पेशेंट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है बनता और क्या है, बनता क्या डॉट से? वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ठीक है, शाबाश। इसकी वही पॉइंट है जो मैं पहले भी आपसे बता रहा था कि डॉट ये होता है कि जब आपने ये जो टीबी की दवाई आपने एक भी दिन स्किप नहीं करनी होती, तो फिर पेशेंट्स कई दफा कैजुअल होते हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल करते हैं। पेशेंट को बुलाते हैं टीबी सेंटर के अंदर, उसे अपने सामने 4-5 गोलियां जितनी भी उसकी बनती हैं वो खिलाते हैं और वहां टिक कर देते हैं। और टीबी के सेंटर्स बने हुए हैं और वो पेशेंट डेली आता है फॉर 9 मंथ और डेली आके जो दवाई खाता है। क्योंकि अगर इसमें ये होता है हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 3 महीने दवाई खाई, उसके बाद फिर बीच में गैप आ गया और अब दोबारा से टीबी हो गई। टीबी की रिकरेंस भी होती है। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस क्या है? लड़कों में कोई बताए? मिलियरी नेट से देख के बेशक बता दे। हमाद बताए, हमाद या फहीम में से कोई बताए। सर डिसेमिनेशन हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस की। किधर किधर हो जाती है? सर लंग्स में हो सकती है, वेरियस पार्ट्स ऑफ लंग में बॉडी तो में। प्राइमरी हो जाएगी ना, लंग में तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो गई, वो तो टीबी चली गई। उसके डिसेमिनेटेड कहाँ हो सकती है? सर सर बोन्स में। शाबाश, गुड। लिवर में। ट्यूबरकुलोसिस किसी भी जगह पे जा सकती है। ट्यूबरकुलोसिस ब्रेन में भी होती है। हमारे पास ट्यूबरकुलोमास आते हैं ब्रेन के, हमारे पास इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस आते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, उधर चली जाती हैं। पायर्स पैचेस के अंदर जाके रिजाइड कर जाती है, आइलियम के अंदर, टर्मिनल आइलियम के अंदर चली जाती है, लिम्फ नोड्स के अंदर, और वहां केजिएशन करती है। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस अगर डिसएमिनेट हो जाए अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में तो उसे मिलिट्री ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ओके सर। गुड। हाँ जी शायद जी।
मैं देख हेलो सर वो तो दे दीजिएगा फिर मैं शिराज है हमारा इंटरनेट जो है वो कोई थिएटर तक पहुंच सकता है? वहाँ पर लगा हुआ है उसका PTCL का नहीं जा रहा में कोई इंटरनेट नहीं आता है वहाँ पे लगी हुई है राउटर लगाया है मैंने किधर लगाया वो जो सर्जन ऑफिस में नाम क्या है उसका? पता नहीं उसने पासवर्ड लगाया है वो जो OT है ना इफ्तिखार लगा हाँ तासीर फातिमा, अगर एक पेशेंट की FNAC करते हैं और उसके अंदर लिम्फोमा आ जाता है फिर क्या करोगे? तासीर फातिमा, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। तासीर बेटा आवाज आई है आपको? बताओ, अगर एक पेशेंट की FNAC की है उसके अंदर लिम्फोमा आ गया क्या करोगे? बायोप्सी करेंगे सर। बायोप्सी पे भी कंफर्म कर लिया लिम्फोमा आ गया, ट्रीटमेंट क्या है? सर कीमोथेरेपी। शाबाश। देखो, लिम्फोमा जिस जगह पे भी होगा ना उस पे आपने एक्सचेंज नहीं करनी। हमारे पास कई दफा पेशेंट्स आते हैं, उनके लिम्फ नोड्स बड़े होते हैं, लिम्फोमा, उसके बाद हम इंटेस्टाइन वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें मल्टीपल लिम्फ नोड्स आते हैं, चेस्ट में कराते हैं उसमें भी लिम्फ नोड आते हैं। तो लिम्फोमास की हमेशा कीमोथेरेपी होती है, चाहे बॉडी में कहीं भी हो। यू डोंट गो फॉर एक्सचेंज ऑफ द लिम्फ नोड। ट्यूबरकुलोसिस में एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग, अगर इधर भी लिम्फ नोड्स आ गए हैं, राइट पे भी लिम्फ नोड्स आ गए हैं, पूरी नेक में लिम्फ नोड्स हैं, तो कोई ये बच्चा ये ना कहते कि जी हम सारे लिम्फ नोड्स निकाल। तो लिम्फ नोड्स अगर आ जाएंगे टीबी तो आप उसको करोगे एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग, और अगर लिम्फोमा आ जाएगा तो उसके बाद आ जाएगा कि उसके अंदर कीमोथेरेपी करेंगे। मुझे ये बताओ कि एक पेशेंट का हमने FNAC कराई और उस पे आ गया है कि जी इस पे सस्पिशन ऑफ मेटास्टेसिस है, तो उस पे आगे मैलिग्नेंट सेल्स पर उन्होंने लिख दिया कि जी प्राइमरी को आइडेंटिफाई करें। तो अब प्राइमरी हम कैसे ढूंढेंगे? अर्शम बताए। क्वेश्चन आपको अर्शम समझ आया? सर एक दफा फिर से रिपीट कर दें। चलो अब तसल्ली से सुनो। एक बायोप्सी कराई, एक पेशेंट आया लिम्फ नोड के साथ, उसकी मैंने बायोप्सी की, उस पे आ गया जी कि ये एकल्ट प्राइमरी है, इस पे मैलिग्नेंट सेल्स है। अब प्राइमरी पैथोलॉजी को पता चल गया कि ये किसी मैलिग्नेंसी का, पर ये पता नहीं चला कि ये मैलिग्नेंसी कहाँ से इधर लिम्फ नोड में आई है। तो आप अब उसको कैसे प्रोसीड करोगे उस पेशेंट को? हिस्टोपैथोलॉजी करा ली ना, हिस्टोपैथोलॉजी में पता चल गया कि ट्यूमर है, पर ये पता नहीं ट्यूमर कहाँ का है, आगे क्या करोगे?
बाकी दूसरे लैब टेस्ट करवाएं। लाइक क्या क्या करोगे? और कोई क्वेश्चन, इसका जवाब अगर किसी को आता है तो बताए। सर सोर्स चेक करेंगे टॉप टू कैसे 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 करोगे? सर सबसे पहले स्किन को एग्जामिन करेंगे, स्कैल्प की, फेस की, ईयर्स की। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें कुछ नहीं मिला फर्दर। जी सर। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सी कराओगे? अच्छा इन्वेस्टिगेशन सुन लो। देखो इससे कहता है अकल्ट प्राइमरी। अकल्ट प्राइमरी होता है कि प्राइमरी छुपा हुआ है और एक लिम्फ नोड हमें मिल गया है, उसको ना फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। देखो कहीं से लिम्फ नोड में ट्यूमर आ सकता है, लंग से आ जाता है, लंग हम एक्सरे करवा लेंगे, एक्सरे में कुछ नहीं मिलता चेस्ट का तो हम सीटी चेस्ट करवा लेंगे। एब्डोमेन में आ सकता है, एब्डोमेन का हम अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं मिलता हम सीटी एब्डोमेन करा लेंगे, सीटी ब्रेन करा लेंगे, बोन स्कैन करा लेंगे, उसमें से हमें पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ इसके अंदर है। उस पे भी नहीं हमें मिलता तो हम स्कोप डालेंगे, या ब्रोंकोस्कोपी करेंगे या एंडोस्कोपी या क्लोनोस्कोपी, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइमरी ट्यूमर हमें मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज होती है ट्यूमर मार्कर्स। ट्यूमर मार्कर्स का किसी को पता है? वर्दा बताए, वर्दा ट्यूमर मार्कर्स का पता है वर्दा? सर वर्दा कोई भी नहीं है। ये उसने ज्वाइन तो किया हुआ। चलो सुन लो, ट्यूमर मार्कर्स ये होते हैं कि बॉडी के हमारे ना कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड से ट्यूमर्स के मार्कर्स निकलते हैं। जिस तरह CA125 है, CA99 है, ये ट्यूमर मार्कर्स हैं, या ब्लड सैंपल ड्रॉ करते हैं जैसे CA99 जो है वो पेनक्रियाज का ट्यूमर मार्कर है। अगर वो रेज होगा तो सस्पिशन होगा कि पेनक्रियाज या हेपेटोबिलियरी की कोई पैथोलॉजी है। ठीक है, CA125 जो है ये ओवरीज का ट्यूमर मार्कर है। CEA है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। अल्फा फिटोप्रोटीन है, अगर लिवर का ट्यूमर होगा तो अल्फा फिटोप्रोटीन रेज्ड होगा। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन रेज्ड होगा तो कोई GI ट्यूमर होगा। ब्लड के अंदर क्या आता है? तो अगर आपको इसका क्वेश्चन आया तो आपने कहना है कि जी वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट द पेशेंट thoroughly. Beside the detailed clinical examination, we are going for the blood test in which we are going for different tumor markers, and we are going for the radiological investigations and few minimal invasive techniques. In radiological investigations, we are going for CT chest or ultrasound and CT chest, ultrasound abdomen or CT abdomen. If it is inconclusive, then we are going to put the scopes in, like upper GI endoscopy, colonoscopy, and going for the to see any pathology in the intestine, and we can get it done from chest X-ray or HRCT. इस तरह आपने जवाब देना है उनको, ट्यूमर मार्कर, रेडियोलॉजिकल और मिनिमल इन्वेसिव। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या रह गया? लिम्फ नोड वाला सेक्शन सर इनका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल पूरा हो गया। एक्यूट इन्फेक्शन भी हो गई है, शायद लगता है टॉपिक सर ये नेक वाली हो गई है सर। बाकी फिर मैं ख्याल ट्यूसडे से एसोफेगस पढ़ लेते हैं। ट्यूसडे से इसोफेगस रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसोफेगस मुश्किल टॉपिक भी है और इसोफेगस में अभी जैसे ट्यूमर्स इसोफेगस करते हैं और फ्राइडे का इसोफेगस का टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है फ्राइडे के टेस्ट पे? क्या बेटा? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, ठीक है, चलो ठीक है। ट्यूसडे को वी आर गोइंग टू रिवाइज इसोफेगस। इसोफेगस आप पढ़ना शुरू कर दो।
सर्वाइकल लिम्फ नोड के क्वेश्चंस आज डॉक्टर शाहिद पोस्ट करेंगे। जो नेक्स्ट रोल नंबर है प्रॉब्ली 20, 21, 22 है या जो भी है उसके अंदर वो क्वेश्चन अभी हम कर देते हैं सर्वाइकल लिम्फ नोड के, वो ट्यूसडे तक वो चलेंगे। फिर इसोफेगस होगा, इसोफेगस के ऊपर फिर हम वो करेंगे। साथ ही आज एक आध मैं सर्वाइकल लिम्फ नोड या सिस्टिक हाइग्रोमा वगैरह का एक लेक्चर भी पोस्ट कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि साथ साथ वो भी आपकी रिवीजन चलती रहे। और कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। सैटरडे को हमारी कॉलेज में मीटिंग है पूरी बोर्ड ऑफ ये इसकी एकेडमिक काउंसिल की, और सैटरडे तक यानी कल सुबह तक मैंने 9 बजे जाना है कॉलेज। अगर आपके कोई और इश्यूज हैं तो हुजैफा मुझे मैसेज कर दे, या अगर किसी और ने भी पर्सनली मैसेज करना तो मुझे बता दे। होपफुली के वो टेस्टों वाला इशू भी सेटल हो गया होगा, और उसके अलावा भी अगर किसी को कंसर्न है तो मुझे बताए, ताकि मैं फिर सुबह एड्रेस कर दूं। ठीक है, शायद जी अटेंडेंस इनकी लेके फिर मुझे भेज दो, और इसकी रिकॉर्डिंग भी। जी ठीक है ना। चलो जुमा मुबारक आप सबको बेटा। सर आपको भी। सामा नोट कर लिया या अभी करनी है? मेरे ख्याल वो तो नहीं है, हुजैफा नहीं है। कर ली। चलो भेज दो मुझे फिर सामा, ग्रुप में शेयर कर लो, ग्रुप में शेयर कर लो। कर लिए सर। ओके थैंक यू। सर।